Hello students, I am Abhyansh, your trainer for the quant section of the SAT exam. In this section, we'll discuss a few things about what SAT is and how we at Career Specialist KC Overseas Education train you for the perfect score in your SAT exam. So first of all, I would like to discuss about the format of the exam. So in SAT, there are two sections in the quant section. The first is the calculator section and the second is no calculator section. In the calculator section there are 38 questions which you have to complete in 55 minutes. In the no calculator section there are 20 questions which you have to solve in 25 minutes. These are the topics which cover the major part in your SAT exam, that is algebra. In algebra there is linear equation, quadratic equations, and a few other chapters. In advanced math section there is coordinate geometry and graph related topics. In problem solving there is ratio, percentages, averages, and in geometry complete geometry from lines, angles, triangles, circles, quadrilaterals, and everything. Okay, so let's discuss a few questions. First question. The first question says, at a convention of monster, 2 by 5 have no horns, 1 by 7 have one horn, 1 by 3 have two horns, and the remaining 26 have 3 or more horns. How many monsters are attending the convention? स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं. सबसे पहले जो इसका कन्वेंशनल अप्रोच है वो मैं आपको बताता हूँ, बट एग्जाम में आपको जल्दी से जल्दी कैसे करना है, टाइम कैसे बचाना है, वो चीज़ अपन देखेंगे. ठीक है, तो मॉन्स्टर कन्वेंशन है और ऐसा लिखा हुआ है 2 by 5 नो हॉर्न्स, 1 by 7 that is x by 7, then 1 by 3, then remaining 26, और ये सारे एड अप होके टोटल नंबर ऑफ मॉन्स्टर्स के इक्वल हो सकते हैं, हो जाएगा. आप एक तरीका तो ये बिल्कुल कर सकते हो कि ये कन्वेंशनल तरीका आप इस तरीके से करने जाओगे आपका आंसर आ जाएगा. बट व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप टाइम बचाने के लिए क्या करो, आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स की डिनोमिनेटर में देयर इज 5, 7 and 3. 5, 7 and 3 है, इसका मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ मॉन्स्टर होंगे वो 3, 5 और 7 से डिवाइड होते होंगे. और अगर वो 3, 5 और 7 से डिवाइड अगर जो नंबर होता है तो वो क्या होगा, वो 3, 5 और 7 का एलसीएम ही तो होगा, और 3, 5 और 7 का एलसीएम होता है 105. मैं गिवन ऑप्शंस चेक करूंगा. गिवन ऑप्शंस में आप बोलोगे सर 105 तो नहीं दिख रहा. अगर आपको 105 नहीं दिख रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप 105 का कोई मल्टीपल ढूंढ लेंगे, आपका काम बन जाएगा. 105 का एक ही मल्टीपल दिख रहा है मुझे गिवन ऑप्शंस में, दैट इज 210, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. चाहे आप इस तरीके से करें या आप एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं. ठीक है, एग्जाम में आपको ऑप्शंस इसी तरह के होते हैं. दे ऑल्सो वांट कि आप स्मार्ट वर्क करें. आप पूरा मेथड करने जाएंगे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा काफी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Moving on to the next question. The next question says, if gx is a function whose value is ax square plus 24. For the function g defined above, a is constant. तो a तो constant रहेगा, a की वैल्यू चेंज नहीं होनी. 24 भी constant है, हमें पता है उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होनी. Now g4 की वैल्यू अपने को पता है 8 है, g4 की वैल्यू अपने को पता है 8 है, और g of -4 अपने को बताना है. तो इसमें स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि अगर किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर और उसी का नेगेटिव विथ सेम इंटीजर वैल्यू, दोनों का स्क्वायर सेम होता है. अगर आप 4 का स्क्वायर करेंगे या -4 का स्क्वायर करेंगे, बात एक ही है. तो अगर जो g4 की वैल्यू है, क्या वो g of -4 के इक्वल नहीं होगी? बिल्कुल होगी. तो if g4 की वैल्यू is given 8, तो g of -4 is also equal to 8. This is the correct answer. ये फंक्शंस वगैरह आप अलजेब्रा वाले पार्ट में जो मैंने आपको बताया कि अलजेब्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एसएटी एग्जाम, उसमें वील डिस्कस दीज टॉपिक्स, और तब इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफी इजीली बन जाएंगे. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
The next question says salaries of Mike and his brother are in the ratio 2:3. If the salary of each is increased by 4,000, the new ratio becomes 40:57. Find his brother's initial salary. ऑप्शंस भी आपको दिए हुए हैं, तो जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो आपका काम और इजी हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, पहले इस जो ये लैंग्वेज लिखी हुई है इसको अपन इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई, 2x उसकी सैलरी है, 3x उसके ब्रदर की सैलरी है, 4,000 दोनों की सैलरी में इंक्रीज होने के बाद द रेशियो इज 40:57। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो, ये तो कन्वेंशनल तरीका हो गया, आप बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसमें। हमें पता है कि इनिशियली देयर सैलरीज आर इन द रेशियो 2:3, तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी आए, इट विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 3। It will always be a multiple of 3. His brother's salary will always be a multiple of 3. I'll check in the given options कि कितने ऐसे options हैं जो 3 के multiple हैं। सिर्फ एक ही option मुझे दिख रहा है, that is 2550. 2550 3 का multiple होता है, बाकी मुझे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, ना 17,000, ना 20, ना 38,000। तो ये एक बहुत ही फास्ट अप्रोच रहेगा जिससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा और इस तरह के क्वेश्चंस आप करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगर ऑप्शंस में आप बोल सकते हो कि सर अगर ऑप्शंस में 3 के मल्टीपल और हैं तो फिर क्या करें, अगर 3 के मल्टीपल ज़्यादा दिख रहे हैं तो फिर ये तो है ही, कन्वेंशनल तरीका तो ये रहेगा ही आपके पास। बट ये ऑप्शंस कोई मैंने सेट नहीं किए, एग्जाम में इसी तरह के ऑप्शंस होते हैं कि वैल्यू पुटिंग से, ऑप्शन से हमें सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज if the difference between 25% and 15% of a number is 77, what is 14.28%? Percentages प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही एक पार्ट है। जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला टॉपिक करेंगे तो परसेंटेजेस में आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से अप्रोच करना। What this question says that 25% of x minus 15% of x, इन्हीं दोनों का डिफरेंस अपने को दिया हुआ है 77। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि 10% of some value is 77, and if 10% of a value is 77 तो पूरी वैल्यू 770 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे कि आप 14.28% निकालोगे 770 का, कर सकते हो, ये भी सही है, मगर जितने भी परसेंटेजेस होते हैं अगर मुझे उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू पता है तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, 14.28 जो होता है उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/7। बस आप डायरेक्टली 770 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर, दैट इज 110। ये फ्रैक्शनल वैल्यू में सारा आपको सिखाऊंगा कि 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 होती है, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होती है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगेन टाइम आपका काफ़ी बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन subtends a certain angle at a point 160 meters away from its foot. On advancing 100 meters towards it, the angle of elevation becomes twice as before. Find the height of tower. ये angle of elevation वगैरह टाइप के क्वेश्चंस आपने हाइट एंड डिस्टेंसेस में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, मगर मैं इस तरह का क्वेश्चन करने का आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, आपको साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कॉसेक में नहीं जाना है, बिना उसके भी आप ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हाइट एंड डिस्टेंसेस होता है हमें पता होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल तो होगा ही होगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। सपोज दिस इज अ पॉइंट which is 160 meters away from the foot of the tower and the angle subtended is say theta. फिर on advancing 100 meters, अब यहाँ पे हम खड़े थे पहले इनिशियली, अब 100 meters एडवांस कर रहे हैं हम टूवर्ड्स द टावर, तो नाउ द एंगल इज ट्वाइस एज बिफोर। अगर पहले एंगल थीटा था, नाउ द एंगल इज 2 थीटा। अब इसमें क्या करें, हमें ये भी पता चल गया कि ये पूरा 160 था, 100 मीटर्स आ गए तो ये बचा वाला पार्ट 60 हो गया। हमें तो हाइट ऑफ टावर बताना है, क्या कर सकते हैं, बिना साइन कॉस
के आप इस तरह के क्वेश्चन में अटक सकते हो, मगर मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन को करने का। स्टूडेंट्स, आपको एक चीज तो पता होगी कि ट्राइंगल का जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है उस दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो अगर आप 2 थीटा को ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये इस वाले ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल ही तो है। इफ दिस इज थीटा देन दिस इज ऑल्सो थीटा। और ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट एंगल्स के सामने वाले साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर इसके सामने वाला साइड ये 100 है तो इसके सामने वाला साइड ये भी 100 होना चाहिए, मतलब ये 100 हो गया। आप किसी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है कि हाइपोटेनियस 100 है, बेस 80, तो क्या आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं कर सकते? 60 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर। और 60, 80 और 100 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं ये भी अगेन जब मैं आपको बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल एंड ट्रिग्नोमेट्री सिखाऊंगा तो उसमें ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे कि किस तरह से SAT एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नाउ क्लासेस का क्या फॉर्मेट रहेगा, किस तरह से हमारी क्लासेस कंडक्ट करने वाले हैं ऑनलाइन, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल दे देता हूँ। पहली चीज, जो भी आपकी क्लासेस होंगी दैट विल बी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस बिल्कुल नहीं होंगे, लाइव इंटरेक्शन होगा, लाइव क्लासेस होंगी, उसी वक्त आप डाउट भी पूछ सकते हो। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द क्लासेस विल बी अराउंड 1.5 hour to 2 hours. स्टडी मटेरियल, एज फार एज स्टडी मटेरियल इज कंसर्न, पूरा स्टडी मटेरियल हम ही आपको प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो प्रैक्टिस शीट्स हो, मॉक टेस्ट हो, कुछ भी हो, आपको कुछ भी मार्केट से परचेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डाउट क्लास, स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि लाइव क्लासेस में आप अदर स्टूडेंट्स के सामने हो सकता है डाउट पूछने में आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो आप क्लास के बाद डाउट सेशन कर सकते हो, 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, एंड विल गिव यू वीकली प्रैक्टिस शीट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, जैसे ही हमें लगेगा कि एक टॉपिक खत्म हो गया नाउ प्रैक्टिस शीट्स आप लोगों को देना सही रहेगा, वहां पे विल प्रोवाइड यू विद द प्रैक्टिस शीट्स सो दैट आपकी क्या प्रोग्रेस चल रही है हम उसको ट्रैक कर सके। ठीक है, सो दिस विल बी this is how we are going to conduct the classes. I hope you guys like this session. Thank you guys.